मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब अभी आज से हम स्टार्टअप कर रहे हैं कि पीएचपी में बेसिक किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। और पहले तो ये कि पीएचपी में क्लाइंट सर्वर जो मॉडल होता है वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, पहले हम थोड़ा बहुत इंस्टॉलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ ले। आपको वेम्प सर्वर आपको डालना पड़ेगा। ये आपका वेम्प सर्वर है 64। तो अभी ऐसा करके आप ले सकते हैं वेम्प सर्वर। अगर आपका पीसी 54 बीट है 64 बीट है तो आपको इसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। 32 बीट का है तो आपको 32 बीट वाला वेम सर्वर डालोगे। 64 बीट का है तो 64 बीट के अकॉर्डिंग आप डालोगे। ठीक है। तो ये आपकी साइट्स है, उसी के अंदर में से जाके आपको ये कोरेस्पोंडेंस रिगार्डिंग जो भी हो आपको ये वेम सर्वर इंस्टॉलेशन के लिए क्लिक करना होगा। ठीक है, इसके बाद इसके लिए अगर हम ये क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपके पास में डाउनलोड पे करने के बाद आपके पास में एक फाइल आएगी। इस टाइप की एक्सी फाइल मिलेगी वेब सर्वर। आपको इसका इंस्टॉलेशन सेटअप करना होगा। इंस्टॉलेशन सेटअप करने के बाद अगर कल मैंने फेस की, हो सकता है आपके पीसी में आप फेस ना भी करो, आपको इस टाइप की डीएलएल फाइल है अगर अवेलेबल नहीं थी तो नेट पे टाइप करके आप ले सकते हो। तो ये डीएलएल फाइल आपको system.32 फोल्डर में कॉपी करना है। ये वाली डीएलएल फाइल, ये जैसे अगर एरर इन केस इंस्टॉलेशन में एरर आ रही है तो हर एक के लिए कंपलसरी नहीं है। मेरे मेरे पीसी में ये एरर आ रही थी तो मैंने ये नेट से ये डीएलएल डाउनलोड करी। सेम ये गूगल में लिखोगे तो ये डीएलएल डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। और फिर इसके बाद विंडो में जाओगे, विंडो में सिस्टम 32 ऐसे करके आप यहाँ पेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा फिर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने का वेम जैसा स्टार्ट होगा तो आपको यहाँ आइकन दिखेगा। फिर ये आइकन के अंदर आपको ये सारे के सारे मेनू दिखेंगे, लोकल होस्ट वगैरह। तो आपका लोकल होस्ट अगर PHP वेम्प इंस्टॉल हो चुका है या नहीं हुआ उसका आपको कंफर्मेशन कैसे मिलेगा। अगर ये लोकल होस्ट पे आपका पीसी ये नहीं आपका दिख रहा तो उन दैट सिचुएशंस में आपको PHP में इंस्टॉलेशन में दिक्कत होगी। अगर आपका लोकल होस्ट में IIS इंस्टॉल था पहले से तो आपको कंट्रोल पैनल में जाकर IIS को क्या करना है, डीएक्टिवेटेड करना है। कंट्रोल पैनल में से विंडो कंपोनेंट होते हैं उसमें जाके आपको IIS को डीएक्टिवेटेड करोगे तब जाके ये रन होगा। और दोनों को अगर चालू रखना है तो फिर आगे जाके हमको जो हमारी रनिंग फाइल है STX से कन्फिग फाइल है उस फाइल को क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ से जाके पॉट नंबर हमको देना पड़ेगा। तो पॉट नंबर देने के बाद में वो रन आउट होगी। ठीक है, वो तो हर एक के लिए ये नहीं है, जो मल्टीपल लोकल होस्ट रखते हैं उनके लिए ये सब इश्यूज है। फिलहाल हम डालेंगे तो इस तरीके से लोकल होस्ट हमारा एक्टिवेशन हो जाएगा और हमारा ऐसे स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हो गए यहाँ पर हमको अवेलेबल दिखेंगे। अब बेटर अब ये है कि कुछ लोग नोटपैड के अंदर कोड लिखते हैं लेकिन नोटपैड पे कोड लिखने में प्रॉपर वे नहीं है, सिंटेक्स का कलर वगैरह चेंज नहीं होता। तो आपको क्या करना है, नेट पे जाके नेटबीन्स IDE नेटबिन डाउनलोड करना है। क्या करना है, नेटबीन्स डाउनलोड। तो ये आपको नेटबिन डाउनलोड की लिंक मिल जाएगी आपको, यहाँ से कुछ भी ले लो आप। ओके, अलग अलग सोर्स, पूरा सोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो जब आप डाउनलोड अच्छा प्रॉपर करोगे आप तो आपको नेटबिन्स के लिए ये आपको सोर्स मिल जाएगा। 12.1.1 मैंने सोर्स करा है और ये पूरा नेटबिन। अच्छा, नेटबिन को डाउनलोड करने के लिए पहले हम JDK 15.0 ये विंडो का ये भी डाउनलोड करेंगे। दोनों चीजें डाउनलोड होगी उसके बाद ही हमारा नेटबिन ओपन होगा। कि नेटबिन जावा को भी सपोर्ट करता है और PHP को भी सपोर्ट करता है। तो
इसके लिए हमें जेडीके डालना पड़ेगा। जेडीके के बाद में हम नेटबिन डालेंगे। नेटबिन डालने के बाद हमारा ये आइकन स्क्रीन पे दिखेगा, फिर हमारी ये स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से जाके न्यू प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। पीएचपी सिलेक्ट करेंगे हम। सोर्स फोल्डर में हम कोशिश करेंगे भाई ये हमारा वेम फोल्डर में ही सब कुछ रखना है हमको, क्योंकि देखो जब वेम इंस्टॉल करते हैं, मैं स्क्रीन पर यहाँ बता दूँ आपको, वेम स्क्रीन स्टोर करते हैं हम, तो सी ड्राइव, वेम 64 और www, इसके अंदर हमारा फोल्डर या प्रोग्राम या जो भी हो वो सब होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो हमारा रन आउट नहीं होगा। जैसे ये आउटपुट आया हेलो वर्ल्ड लिखा है मैंने, तो लोकल होस्ट लर्न पीएचपी बेसिक और फोल्डर का नाम है और string डॉट php नाम की फाइल है। तो ये फाइल कहाँ पर लाइज करती है, ऑलवेज भी वो कहाँ पर लाइज कर रही है, www फोल्डर के अंदर। www फोल्डर के अंदर में अगर लाइज करती है तो ही हमारा कोड रन होगा। तो आपको पहले से जो फाइल रखनी है वो आपको www फोल्डर के अंदर रख लेनी है। तो यहाँ वेब में गया मैं, www फोल्डर गया, लर्न पीएचपी मैंने, इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करके प्रोजेक्ट का नाम दे दूंगा, फिनिश कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद मेरे पास में ये जो लिखा होगा प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो सारा का सारा अब यहाँ से मेरे ये प्रोजेक्ट्स ऐसा मिल, नेटबिन का फायदा यही है कि हम सारा का सारा कोड फोल्डर को एक ही प्रोजेक्ट में एक साथ खोल सकते हैं और यहाँ मैनेज कर सकते हैं। नोटपैड में करने जाओगे तो एक एक फाइल को मैनेज करना आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, समझे। तो ये आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आपको लोकल होस्ट, ये PHP माई एडमिन है, ये डेटाबेस के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन अभी फिलहाल अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी हम स्टार्टिंग स्टेज में इसको नहीं लेते। ये हमारा PHP वेब सर्वर है, ये एडमिन है माई एडमिन, इसमें हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा लोकल होस्ट है। ठीक है, अब हम ये प्रोजेक्ट्स के जानने के बाद पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आगे काम करते हैं क्या है। ये PHP लैंग्वेज है, जैसे ASP.NET है, PHP वेब ब्राउजर वाली मोस्ट ऑफ लैंग्वेज होती है, वो सारे सारे क्लाइंट सर्वर मॉडल पर होती है। इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में कैसा होता है, क्लाइंट कंप्यूटर सेंड द रिक्वेस्ट फॉर डेटा, server internet accept the request process and data package request to the client don't share any resource, example client email wide web by। ये क्लाइंट मॉडल है। जैसे नॉर्मली सेंस में हम देखे कि तुमने लिखा कि भाई नेटबिन, तो नेटबिन तुम लिखने वाले यहाँ पर क्या हो गए, तुमने लिखा कि ये तुम्हारा पीसी ने लिखा netbin.org, तो तुम्हारा पीसी क्या बन गया, क्लाइंट बन गया। अब ये रिक्वेस्ट जाएगी गूगल, इसकी इंडेक्सिंग करेगा और ये नेटबिन का जो भी सर्वर होगा उस पर रिक्वेस्ट डायरेक्ट फेच होगी। तो वो सर्वर पर जाकर नेटबिन की वेबसाइट क्या होगी, खुलती। तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट सर्वर पे कि सर्वर ने फिर रिस्पांस देकर ये पेज हमको आउटपुट में दिखाया, समझे ना। तो सर्वर ने क्या किया, क्लाइंट पीसी है, क्लाइंट हमारा रिक्वेस्ट को सेंड करता है, फिर वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है, सर्वर इसको रिस्पांस देता है और क्लाइंट द डिजायर्ड आउटपुट दिखता है। तो ये हमारा बेसिक आर्किटेक्चर होता है कि भाई ये क्लाइंट पीसी है, ये नेटवर्क पर क्या करता है, शॉर्ट में बताए तो रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और इसके बाद में वापस क्लाइंट को क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। जैसे हम किसी के साथ में बातचीत करते होते हैं तो फर्स्ट हम बोलेंगे, फिर वो बात का वो माइंड में इंटरप्रेट करेगा और वो माइंड से क्या करेगा, सोच के जवाब देगा। सेम वही चीज है कि हम रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब हम कुछ बोलेंगे, कुछ लिखेंगे, रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, नेटवर्क पर जाएगी, इंटरनेट पर जाएगी, इंटरनेट से सर्वर पर जाएगी, सर्वर से रिस्पॉन्स देकर क्लाइंट को पीसी या लैपटॉप जो भी हो उस पर डिजायर आउटपुट मिल जाएगा। We can talk to the client, it means they talk to a person, organization, particular service. Similar, the digital world client is computer host capable of receiving information or using particular service from service provider. Server, when talk the word server, it means a person or medium that serve the something. Similar, that digital word serve is remote computer which provide information or access to particular service, हमको वो रिस्पॉन्स देता है, समझे ना। तो ये हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल हो गया। तो PHP भी क्या करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल को ही
एक्सेप्ट करता है, उसी के अकॉर्डिंग कार्य करता है। लेकिन पीएचपी को हम क्या कहते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पीएचपी को बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रिकर्सिव, इसका नाम के अकॉर्डिंग फुल फॉर्म नहीं है, इसका फुल फॉर्म थोड़ा अलग है, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ओके, it is widely used for open source generally compared to scripting language that, ये बात आ गई, that is specially suitable for web development, it can be embedded into HTML। PHP क्या करता है उसके कोड के साथ में HTML को मर्जअप करता है और उसी के अकॉर्डिंग हमको आउटपुट देता है। PHP के में क्या होता है, स्टार्टिंग टैग है ये हमारा एंड ये हमारा एंडिंग। तो जो भी स्क्रिप्ट लिखते हैं वो हम HTML कोड के साथ ही लिखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग टैग बीच में कर देंगे, तो इसको बोलते हैं PHP। अब यहाँ पर आ जाओ, जैसे हमारा देखो, कोई भी कंपाइलर कोई भी आउटपुट देता है, ब्राउजर कौन सी लैंग्वेज को समझता है? ब्राउजर ओनली अंडरस्टैंड द HTML लैंग्वेज, है ना। ब्राउजर ओनली अंडरस्टैंड द HTML लैंग्वेज। तो HTML लैंग्वेज के जरिए से ब्राउजर हमारा जो डिजायर आउटपुट है वो देगा, फिर हम उसको आउटपुट को हम उसको फॉलो करके देंगे, ठीक है। PHP का कोड को एग्जीक्यूट, पी देखो लास्ट में अगर ये एग्जांपल है, मैंने इको करके हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया है, इको करके हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया, ठीक है। तो ये जो इको का हेलो वर्ल्ड का आउटपुट आया है, अभी लोकल में हम रन कर सकते हैं यूपीएस सोर्स। देखो पीएचपी का कोड कुछ भी नहीं दिख रहा, उसमें ओनली क्या दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड। हालांकि पीएचपी का कोड में क्या लिखा हुआ है, इको विको सब लिखा हुआ है, लेकिन उसके में पीएचपी का स्टार्टिंग एंडिंग कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये आउटपुट के अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हम लिखेंगे। तो पीएचपी क्या करता है कि ये उसके जो फंक्शनलिटी है स्क्रिप्टिंग, तो स्क्रिप्टिंग के अंदर पीएचपी की जो फंक्शनलिटी है उसको वो एनेबल कर देता है। और उसमें मान लो कि डेटाबेस से डेटा आया है, वो आया है, वो सारा का सारा HTML के साथ में कोड एग्जीक्यूशन होता है। अब देखो मैंने क्लाइंट सर्वर में मैंने क्या बोला कि क्लाइंट रिस्पॉन्स करता है सर्वर को, सर्वर डिजायर आउटपुट को रिप्लाई देता है, रिस्पॉन्स और सेंड रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई देता है। तो जब वो सेंड करेगा, जब उसके पास में रिप्लाई आएगा, तभी के केस में पीएचपी का सारा काम निकल गया। तो वो क्या होता है, वो ये होता है जैसे ये है पीएचपी का पेज को आपने रिक्वेस्ट भेजी, तो सर्वर क्या करेगा, जितना पीएचपी स्क्रिप्ट का कोड है ना, वो कोड का प्रोसेस करके किसमें कन्वर्जन कर देगा। मान लो कि यहाँ डेटाबेस भी है, एक्स्ट्रा यहाँ डेटाबेस भी था, तो डेटाबेस के साथ में भी सर्वर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। सर्वर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, इसके साथ लिंकअप करेगा। और डेटाबेस हो या जो भी पीएचपी, जो स्क्रिप्टिंग का सारा कुछ कहां पर करेगा, कन्वर्जन HTML में, फिर ब्राउजर का HTML फॉर्म में रिस्पॉन्स कर देगा। तो सारा का सारा स्क्रिप्टिंग कोड है वो किसमें कन्वर्जन हो गया, HTML कोड में। अगेन ये बात को रिपीट कर रहा हूं, ये PHP की स्क्रिप्ट थी, ये स्क्रिप्ट के अंदर इको, इको का मतलब अपना प्रिंट करना होता है, स्क्रीन पे छापने के लिए इको का यूज होता है। तो अपने इको करके हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो वो सारा का सारा कोड क्या हो गया हमारा, जब डिजायर आउटपुट आया तो हम व्यू सोर्स करते, तो सर्वर ने प्रोसेस करके वो क्या हुआ कि निकाल दिया, सर्वर ने प्रोसेस करके सारा का सारा पीएचपी का कोड को निकाल हटा दिया, लेकिन जो डिजायर आउटपुट था वो यूजर को डिस्प्ले कर दिया। तो दैट इज नथिंग बट ये पीएचपी स्क्रिप्ट है। आप जितनी भी स्क्रिप्ट बनाना चाहे, आप यहाँ एक स्टार्ट हुई, मान लो कि वापस पीएचपी स्टार्ट हो गया था, फिर वापस आपको पीएचपी का कोई कोड लिखना है या टेबल टैग बनाना, जो भी आपका काम था वो लिखा, वापस आप पीएचपी स्क्रिप्ट को क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप भी आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, फिर ये इसके अंदर करेंगे। तो यही आपका पीएचपी का स्टार्टिंग एंडिंग हो जाएगा। एवरी टाइम आपको ये लिखना है और इससे आपको क्लोज करना है। तो बीच में आप जो भी कोड लिखोगे वो आप पीएचपी की जो फंक्शनलिटी है उसमें इनेबल हो जाएगी। ओके,
तो हमने नेटबीन एडिटर्स का यूज किया। नेटबीन एडिटर्स का यूज करने से हमको ये फायदा है कि हमारा जो कलर में सब कुछ दिखता है, तो हमें कुछ भी एरर वगैरह मैसेज हो तो हम उसको देख सकते हैं ना। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था पीएचपी में कि हमने क्या किया, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया। अच्छा देखो, जैसे इको करके एक हमारे पास में आता है, ऐसा हमारे पास में वेरडम करके फंक्शन आता है। उसने पूरा का पूरा डिटेल में दे दिया। ये पूरा लिखा पीएचपी की है, और ये 13 लाइन। तो अक्खा मेमोरी के अंदर में क्या है उसका डिनोट करता है, वो सारा का सारा वो वेर डम्प आउटपुट में रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से तीन आएगा, इको लिया है, वेर डम्प लिया है, और इसी तरीके से प्रिंट आर करके एक फंक्शन आएगा, वो हम लेटर ऑन हम देखेंगे। तो हम स्ट्रिंग ऑपरेशन का थोड़ा बहुत बेसिक देखते हैं कि कौन से स्ट्रिंग ऑपरेशन इसके अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। राइट क्लिक करके डायरेक्ट आपको क्या करना है, रन फाइल करना है। देखो अब पीएचपी का सब एसटीआर फंक्शन का यूज कर रहा हूं मैं। ये क्या काम कर रहा है, मैंने लिखा 6, तो 6 से वो स्ट्रिंग को वो दे देगा, आगे से स्ट्रिंग को रिमूव कर देगा। 1 2 3 4 5 6, 6 से वो निकाल के उसने वर्ड से लेकर क्या करा, आउटपुट डिजायर आउटपुट हमको दे दिया। ओके, नेक्स्ट अगर आप 3 लिख देंगे, तो 3 कैरेक्टर से उसने टर्मिनेट करके बाकी का कैरेक्टर जो भी था वो आउटपुट में डिस्प्ले कर दिया, है ना। तो इस सब एसटीआर मतलब एक स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में डिवाइड करना। स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग मतलब मोर देन वन कैरेक्टर, हेलो स्ट्रिंग, वर्ल्ड भी स्ट्रिंग कहलाता है, हेलो वर्ल्ड भी एक अच्छी स्ट्रिंग हो गई। अब वहां से कौन से कैरेक्टर से उसको टर्मिनेट करना है, तो उसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, सब एसटीआर डिफाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट एक दो फंक्शन हम देख लेते हैं तब तक। एसटीआर एसटीआर, अब आपको ये सब आउटपुट देखना है, मैं आपको रिफर करूंगा कि आप ये सारा का सारा चीजें देखने के लिए w3cschools.com पे आप जाएं, और उसी में आपको ऑनलाइन भी आप विदाउट एडिटर आप उसके अंदर ऑनलाइन भी ये साइट में आप पीएचपी को फॉलो अप कर सकते हैं। बेसिक के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है, स्टेप बाय स्टेप इस वेबसाइट के अंदर में आप पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं और आउटपुट चेक कर सकते हो, थियरी भी इसमें पढ़ सकते हो आप। तो अब सब एसटीआर हमने यू करा, इसमें हमने वर्ड लिखा, देखो क्या आउटपुट आता है। एसटीआर एसटीआर हमने इसमें से ढूंढ कर क्या दे दिया, वर्ड का आउटपुट दे दिया। हमने डिनोट किया कि इसमें से वर्ड का छापो, हमने कर दिया भी गुणवंत लिखो। तो लास्ट में से जो वर्ड होता है वो आगे का कैरेक्टर से लेकर सब डिनाइट करता है। अब जैसे हेलो वर्ल्ड,
इंडिया। ठीक है, अब मैं यहां पर दे देता हूं वर्ड को ऐसे डिफाइन करता हूं, आप चेक करें। इसी तरीके से सारे के सारे फंक्शनों को आपको वर्ल्ड से लेकर रखा इंडिया तक का जो भी था वो सारा सारा छप गया है ना। तो जहां से इसका नाम दोगे उसके अकॉर्डिंग वो वहां से क्या करेगा, स्टार्ट करने का। चलो अब ऐसा काम करो, ऐसा कैरेक्टर दे दो जो अवेलेबल नहीं है, तो क्या करता है, इसने डिजायर आउटपुट नहीं दिया, क्योंकि गिवन स्ट्रिंग में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं कि वर्ड 1 2 3 ऐसा नाम का कोई भी नहीं, तो आउटपुट नहीं देगा। तो एसटीआर क्या करेगा, सब एसटीआर तो एक मतलब उसमें से कैरेक्टर को रिमूव करके जहां से पोजीशन देनी दी जाती है, इसमें वर्ड का नाम लिखा जाता है। जो वर्ड का नाम लिखा वहां से वो क्या करेगा, वर्ड को लेना स्टार्ट करेगा, समझे। तो ये हमारा हो गया एसटीआर फंक्शन। ओके, तो वर्ल्ड और इंडिया हमारा छप गया। ओके, ओके, थैंक यू। तो इस टाइम कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।